देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क की हालिया सूरत हाल किसी टकराव की जानिब क्या इशारा कर रही है? सियासतदानों के संगीन बयानात और लहजों ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने मुल्क में जारी तफरीक को मजीद बढ़ा दिया। उज़्मा बुखारी ने पीटीआई की पख्तूनख्वा की क़यादत की तरफ इशारा करके कहा कि ये जंगली हैं, गटर जहनियत रखते हैं, पख्तूनों के नाम पर बदनुआ धब्बा हैं, ये सिर्फ जंगली नहीं बल्कि जंगली जानवर हैं। ये वही लहजा है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत हालात को टकराव की जानिब ले जाना चाह रही है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत आखिर क्यों इस कदर शदीद जो पॉलिसी है उसको अपना रही है। दूसरी तरफ देखें तो इस बयान का रद्दअमल मजीद संगीन आया है, ऐसा रद्दअमल जिसने पाकिस्तानी सियासत की जहनीत को आया कर दिया है। उज़्मा बुखारी के इस बयान पर पीटीआई के मामले खुसूसी बराए वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान ने सख्त रद्दअमल दिया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए। हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उज़्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद थे हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी इत्तलात शफी जान के उज़्मा बुखारी से मुतालिक पर नून लीगी सख्त बरहम हो गए। ऐसा थार ने कहा, शफी जान जवान को लगाम दे वरना इज्जत कराना हमें भी आता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह बयान पीटीआई के जहरीले कल्चर की अक्कासी है। दूसरी जानिब पीटीआई ने 8 फरवरी को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि 8 फरवरी को आवाम से वोट छीना गया, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को यौम इस्तेहा मनाएगी। ताजिर बरादरी से 8 फरवरी को शटर डाउन की अपील करेंगे। सवाल यह है कि इस हड़ताल में क्या पूरी पार्टी एक साथ होगी? इस हड़ताल को हुकूमत किस नजर से देख रही है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन की इस तर्ज की सियासत को रोकने के लिए दोबारा गिरफ्तारियां शुरू कर देगी? हुकूमत का मौक़िफ़ राना सनाउल्लाह की ज़बानी सुनते हैं। हड़ताल जो है वो ऐसे तो नहीं हो जाती भैया। जाम हड़ताल के लिए जो है वो आपको बड़े वसी पैमाने पे वायरस करनी पड़ती है। वायरस के बगैर तो कोई जो है वो क्यों कर लोग जो है वो अपने घरों में महसूर हो जाएंगे। तो अब अगर इस किस्म की सूरत हाल ये पैदा करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि 9 मई के मुकदमा से तो अभी तक जो है वो अभी पूरे नहीं हुए। उनमें कुछ में जो है वो जज़ा सज़ा हुई है और बाकी अभी अंडर ट्रायल है। तो ये फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। सवाल यह है कि हुकूमत क्या इंतकामी कार्रवाइयों में ही अपना अरसा गुजारेगी, वक्त बर्बाद करेगी? सियासत के इस खेल में अवाम को क्या फायदा पहुंचेगा और क्या फायदा है जो अवाम को हासिल हो रहा है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब के अलावा किसी और सूबे के अवाम को फायदा पहुंचा भी रही है कि नहीं? मरियम नवाज की पंजाब की हुकूमत को वफाकी हुकूमत की मुकम्मल खुल के हिमायत हासिल है। प्लानिंग कमीशन ने 100 अरब के 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी है। 100 अरब के, ये कोई 1, 2, 3 रुपए की बात नहीं हो रही, ना 1, 2, 4 करोड़ रुपए की बात हो रही है। 100 अरब की पूरी बात हो रही है, जिसमें से 78 अरब के मंसूबे सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए। आप सोच सकते हैं, और बाकी सूबों के अवाम कहां जाएं, क्या करें? क्या लीगी हुकूमत में इस पंजाब को अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए आई है? बाकी सूबे भूखे मर जाए, बाकी सूबे बगैर डेवलपमेंट के मर जाए? ये पूरा सवाल है, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है पैनल में मिर्जा अख्तियार बेग हैं, MNA है पीपल्स पार्टी से, सेनेटर बहरमन तंगी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, और मोहम्मद उसामा हमजा है MNA है PTI से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगी। यू नो वेरी वेल अबाउट दी डिजिट्स, जो डिजिट्स होते हैं ना वो आपके फिंगर टिप्स पर होते हैं, मईशत के और हर चीजों के। प्लानिंग कमीशन के 100 अरब के आपको पता ही होगा, 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी, जिसमें 78 अरब के मंसूबे से पंजाब के लिए। सर, बाकी सूबों की आवाम कहां जाएगी? जी, ये मैंने भी खबर देखी है कि 100 अरब में 78 अरब अगर सिर्फ पंजाब पे आप मंसूबों पे खर्च कर देंगे तो दूसरे वो मंसूबे जो अभी इतने तरक्की याफ्ता नहीं है, जहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, उन सूबों में तो मज़ीद अबतरी और मायूसी और एहसास महरूमी होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो तकसीम है गैर मुनसिफाना, वो हर सतह पे महसूस की जाती है और वो नागवार गुजरती है, और ये जस्टिस के निज़ाम के ज़ुमरे में नहीं आती, ये गैर नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आती है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। देखिए, जो बड़े भाई होते हैं या बड़ा सूबा होता है, उसे तो छोटे सूबों को साथ लेके चलना पड़ता है।
کیونکہ اس کے وسائل زیادہ ہیں، اس کے جو پاور ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اس کے اسی سب پرچم کے جو دوسرے صوبے ہیں جن میں ترقی یافتہ کام اتنے نہیں ہو سکے جتنے ہونے چاہیے تھے، وسائل وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو وہ ڈیولپ کریں، وہاں احساس محرومی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں بلوچستان میں جتنی احساس محرومی ہے وہ کسی صوبے میں نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو اس طریقے سے فنڈز کا ایلوکیشن نہیں ہو رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں احساس محرومی پیدا کرتی ہیں، اور پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائیاں ہوتی ہیں۔ آپ جا رہے ہیں ابھی نیگوسیشن، مذاکرات کے لیے، ٹاکس کے لیے، اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ماحول بنانے میں آپ اس طرح کی باتیں جو کی گئی، میں تو دہرانا بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتا، جانور اور اس طرح کے الفاظ، ہم کوئی کسی سے فوقیت نہیں رکھتا، ہم سب ایک سب پرچم کے تحت ایک جیسے ہیں۔ کسی صوبے کو زیادہ وسائل ملے ہیں تو اس نے جلدی ترقی کچھ کی ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، لہذا اس طرح کی باتیں کر کے آپ ایک فضا خراب کر رہی ہیں۔ عمران صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے اور برابری کی بنیاد پہ کریں گے۔ اگر برابری کی بنیاد پہ کریں گے تو ایک ہی جگہ ہے برابری کی بنیاد پہ مذاکرات کرنے کی، اور وہ ایوان ہے، وہ نیشنل اسمبلی ہے۔ وہ ایوان میں آپ اس برابری کی بنیاد پہ ہم سب ایک ہیں، تمام سیاسی جماعتیں عوام میں ایک ہوتی ہیں، سب کو برابر کا موقع دیا جاتا ہے بحث میں حصہ لینے کا، قانون سازی کرنے کا، بل پیش کرنے کا، ووٹنگ کے طور پہ جو زیادہ ہے اکثریتی رائے کی بنیاد پہ۔ تو عوام اگر چاہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، عمران اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ مذاکرات کریں تو پھر یہ ایک غلط سوچ ہے۔ سیاست میں آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ سیاست میں تو آپ کو سیاسی جماعتیں آنی چاہیے، یہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ جو جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ دے سکتی ہیں، کچھ لے سکتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا حصہ ہے۔ آپ بار بار اس طرح سے باتیں کر کے کہ لہمیہ فکریہ ہے یہ جو پیدا کر رہے ہیں کہ جی آپ نظام پہ بلیو نہیں کرتے، آپ ایوان پہ بلیو نہیں کرتے، کابینہ جو آپ کی ہے قومی اسمبلی پہ آپ بلیو نہیں کرتے، آپ بلیو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں منع کرا ہے کہ جی ہمارے سے مذاکرات کس بنیاد پہ کریں گے، آپ تو مذاکرات کریں اپنے ساتھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور ایوان میں بات کریں۔ میں نے ہمیشہ ردا ان کو کہا ہے پی ٹی آئی کو جب ایوان میں ہوتے ہیں کہ آپ کے ایک وقت میں 100 کے قریب عددی حیثیتی اپوزیشن ملا کے جو بہت بڑی ہوتی ہے، میں نے کہا اس کو استعمال کریں، اسپیکر صاحب نیوٹرل ہیں۔ جب آپ پکڑے گئے تھے پی ٹی آئی کے 6 MNA تو انہوں نے پروڈکشن آرڈر دیا تھا کہ جب تک لائیں گے نہیں میں ایوان نہیں چلاؤں گا، تو لانا پڑا 6 کو۔ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، انہیں تمام اہم اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے قائمہ کمیٹیاں دی گئی ہیں ہر جگہ، بلکہ بحث میں زیادہ ٹائم پی ٹی آئی کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اظہار کر سکیں اپنے مسائل کو اور وہ حل کی طرف لے سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلے تو مائنڈ کو چینج کریں، اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو مذاکرات کے بجائے ایوان میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ گفتگو کریں، اور ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے الفاظ کے پی کے میں جو وہاں کی لیڈرشپ کے خلاف جو کہے گئے ہیں وہ بالکل واپس لیے جائیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ندامت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ہم سب ایک حیثیت رکھتے ہیں، شرف المخلوقات ہیں، سب پرچم کے تحت ہمارا ایک ہی منصب ہے اور وہ ہے پاکستانی۔ آپ کسی کو ایک سے دوسرے پہ فوقیت نہیں دے سکتے، اور اگر آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کا ایک غلط سیاسی بیانیہ ہوگا اور اس سے پارٹیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور پہنچا ہے۔ تو ابھی پی ٹی آئی کو بھی اس طرح کا انہوں نے اس کی پریس کانفرنس کر کے جو جواب دیا ہے، نیلے کا دہلا، انہوں نے بھی رضا اس میں جوابات دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے۔
اگر آپ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں تو خدا کے واسطے پہ مسکراتے ایک اچھے ماحول میں ہینڈ ان ہینڈ جائیں. آپ مذاکرات میں گالیاں دیتے ہوئے نہیں جا سکتے یا غلط جگہ ویسے بھی بات نیا چیت سال کرنے آ رہا ہے کی. اختیار بیگ صاحب، کل سے سب کو اچھے ماحول میں اگلے سال میں جانا چاہیے. بالکل 2026 اللہ کرے ہم سب کے لیے ایک سیاسی استحکام کا سال ہو، آمین. اور ہم سب سیاسی استحکام پیدا کر کے ملک کو یہ اس انتشار سے نکالیں. دیکھیں 2 سال گزر گئے، کچھ بھی عوام کی وہ مینڈیٹ جو دی گئی تھی اس کے اوپر کام نہیں کیے گئے. آپ عوام کے مسائل تو حل کریں جس کے لیے وہاں ہمیں آپ کو بھیجا گیا ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر گند اچھال کب تک کرتے رہیں گے یہ؟ اور یہ اس سے نقصانات پہنچ رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہمارا علاقہ کتنے سنگین حالات سے گزر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے سعودی عرب یو اے کے جو ہمارے دونوں دوست ہیں وہاں کیا ہوا ہے، ٹیکس ہوئے ہیں. اور یمن میں جو حملہ کیا گیا ہے بحری جہازوں پہ جو اسلحہ لے کے جا رہے تھے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. اور پاکستان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے ان تمام مسائل کا حل بھی نکلے اور یہ مسائل حل ہوں. تو ہمیں باہر کی طرف بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں ملک میں بھی کرنا ہے. ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ایک تاریخی رشتہ ہے جو پاکستان کے ساتھ تھا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رویے کا جائزہ لے. اور پاکستان میں یہ جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جو ان کی افغانستان کی زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں حملوں کے لیے، دہشت گردی کے لیے، اس کو بند کیا جائے. یہ کوئی بھی ساورن نیشن برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی دشمن ملک اپنی زمین دے ہمارے دشمنوں کو وہاں سے حملہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہو اور گیا یہ قبول نہیں ہے. جی، ٹھیک ہو گیا ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں سینٹر بیرمن تنگی صاحب. سینٹر صاحب کیا ہو رہا ہے آخرکار؟ میں مذاکرات اور یہ جو کارروائیاں اور جو معاملہ بنا اس پہ تو بعد میں جاتی ہوں، پہلے ذرا عوامی معاملے پہ. میں تھوڑی سی عوامی ہوسٹ ہوں، میری کوشش ہوتی ہے ذرا عوام کو کچھ ریلیف مل جائے، اس حوالے سے کچھ بات ہو جائے آپ لوگوں سے. جب آپ اتنے معتبر قائدین بیٹھے ہیں جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اتنے ووٹ لے کے، تو عوام کی تھوڑی بات کر لی جائے. ایک سامنے آتی خبر پلاننگ کمیشن کی، 100 ارب کے 11 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری، جس میں سے 78 ارب کے منصوبے پنجاب کے لیے ہیں. باقی صوبوں کی عوام کہاں جائیں گی سر؟ پنجاب کے علاوہ بھی 3 صوبے ہیں، کے پی کے ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے. اگر مور دین 50% یا 78% یعنی کہ اگر حصہ جا رہا ہے پنجاب کوئی، تو باقی کیا کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مرکزی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور پنجاب میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بھی باخبر ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف مرکز برائے نام مرکز کی حکومت نہیں بلکہ مرکز چاروں صوبوں کو سمجھتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی جو حکومت ہے وہ مرکزی حکومت بنتی ہے. میں مرکزی حکومت پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جو اس کی پلاننگ ہے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ تمام چیف منسٹر کے ساتھ لیزان رکھنا چاہتے ہیں، اور ہر صوبے میں ان کو اپنا حق ملتا ہے. NFC ایوارڈ کے ذریعے تمام صوبوں کو اپنا اپنا حق ملا ہے، اور تمام صوبے جو مرکز میں ان کی جو ڈیوز ہے، مرکز میں ان کی جو ترقیاتی فنڈ ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب دیتے ہیں اور دے رہے ہیں. آج میں آپ کو بتا دوں کہ پرسوں امیر مقام صاحب نے یہاں ملکن یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کے لاکھوں کروڑوں روپے کی. کل سوات یونیورسٹی میں اس نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے خیبر پختونخوا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پنجاب کی طرف توجہ دے، وہ چاروں صوبوں کی حکومت ہے اور چاروں صوبوں کا وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم پاکستان یا محمد نواز شریف صاحب کنسنسس کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ صوبہ سندھ کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں، پنجاب کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا میں ایک ناکام وزیر اعلیٰ، ایک بچہ وزیر اعلیٰ،
ایک ایسا وزیر اعلیٰ کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ مجھے جو ووٹ ملا ہے وہ مجرم قیدی 804 کی رہائی کے ملا ہے، اور ان کے ساتھ جو شفیع جان نے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو مینا خان جو رول پلے کرتے ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں شاہد خٹک جو رول پلے کرتے ہیں، تو یہ چاروں مل کر ان کے کردار کو دیکھ لیں کہ کیا یہ ایک حکومت ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یا ان کے وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اوپر 4 یا 5 کروڑ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے؟ مرکزی حکومت ذمہ دار ہے، چاروں صوبوں میں چاروں صوبوں کے عوام کے ذمہ دار ہے، اور ہم اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتے بھی ہیں اور ذمہ داری کا احساس بھی ہے ہمارے پاس، لیکن پاکستان کے بلوچستان، سندھ اور پنجاب کو ایک طرف رکھ کے خیبر پختونخوا بھی پاکستان کی ایک اکائی ہے، ایک صوبہ ہے، یہاں پر بھی 5 کروڑ غریب عوام رہتے ہیں، ان کی بھی صحت اور تعلیم کے مسائل ہے، یہاں دہشت گردی کے مسائل ہے، یہاں پہ ڈیولپمنٹل کاموں کی ضرورت ہے، یہاں پر غریب اور معذور اور بیمار لوگوں کی صحت کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 8 فروری کو 2 سال پورے ہونے کو ہے، آج تک خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کوئی ایسا سوائے گالی کا، گلوچ کا، تشدد کا، اڈیالہ جیل سے پر حملے کا، ان کے تالے توڑنے کا اور مجرم قیدی 804 کی رہائی کا، آج تک ان کا کوئی پلان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے کروڑوں روپے، اربوں روپے 2 سالوں میں مجرم قیدی 804 کے لیے جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ نام حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رضا، میں سمجھتا ہوں میرا 45 پولیٹیکل کیریئر ہے، میں نے مارشل لاؤ کو بھی دیکھا ہے، میں نے جمہوری حکومتوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے سیاسی مخالفین کی حکومتوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے 44 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بہت مخالفت ہوتی تھی، لیکن جب قوم کی بات آتی تھی، جب پاکستان کی بات آتی تھی، جب پاکستان کی پوری دنیا میں ایک نام بنانے کی بات آتی تھی، تو پارلیمان کے اندر سب مل کر ایک پچ پہ آتے۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے نیشنل اسمبلی میں جو ممبر ہے ان کا کیا کردار ہے، آج خیبر پختونخوا میں ان کی ایک حکومت ہے، ان کا کیا کردار ہے، آج جو چیف منسٹر سہیل اپریدی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ناکام ترین وزیر اعلیٰ بیٹا ہے جو صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے کروڑوں روپے جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ آج وہ پنجاب جا کے اس نے پنجاب اسمبلی میں جو کردار ادا کیا، اس نے کیا میسج دیا، آج مینا خان کی سٹیٹمنٹ کو نکال لے، آپ شفیع جان کی سٹیٹمنٹ کو نکال لے، آپ ساجد خٹک کی سٹیٹمنٹ کو نکال لے، آپ چیف منسٹر سہیل اپریدی کی سٹیٹمنٹ کو نکال لے، آیا کوئی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں؟ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیف منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مرکزی حکومت کا کردار پوری صوبوں کے لیے ہے، صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، وہ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آج اللہ کا شکر ہے، چاہے وہ ہمسایہ ممالک ہو، چاہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہو، چاہے وہ جو ہمسایہ ممالک اور اسلامی کنٹریز ہو، وہ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر صاحب کی جو رول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج جو حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، خیبر پختونخوا کے عوام نے آج محسوس کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا اپنے بچوں کے مستقبل کو تاریخ بنانا ہے، اور یہ ایک آدمی نے گدے پالے تھے تو گدوں میں وہ تقسیم کر رہے تھے عہدے، کبھی ایک گدے کو لیڈر بناتا تھا، کبھی دوسرے گدے کو کہتا تھا کہ آپ آگے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں ایک غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ آج اگر نیشنل اسمبلی میں ساجد خٹک کو پارلیمانی لیڈر بنایا، ان کی سٹیٹمنٹ کو آپ نکال لیں، آج کوارٹ کے چوکرے کو ترجمان بنایا ہے، ان کی سٹیٹمنٹ کو نکال کے دیکھ لیں، آج ایک اپریدی کو بنایا ہے چیف منسٹر، ان کی سٹیٹمنٹ کو نکال لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام کی حکومت ہے،
पाकिस्तान गरीब आवाम के करोड़ों रुपए मुजरिम कैदी 804 के रिहाई पे खर्च होते हैं, अपनी अय्याशियों पे खर्च करते हैं। और चाहे जो भी हो, पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत पाकिस्तान की निगरानी के लिए, पाकिस्तान की अग्रविल के लिए, पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए पूरी दुनिया में एक रोल प्ले कर रहा है और आज पूरी दुनिया इज्जत की निगाह से पाकिस्तान को देखते हैं। ठीक हो गया है, चले मैं मोहम्मद उसामा हमजा की तरफ जाती हूँ। सर, खबर से निकल के सबने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर दी हैं, मैं तो खबर पे दोबारा आती हूँ जी कि 100 अरब के 11 तरक्याती मंसूबे, जिसमें से 78 अरब के मंसूबे सिर्फ पंजाब के लिए। हाउ डू यू सी इट? खत्म होगा तो जी जी मोहम्मद उसामा हमजा साहब जी, मोहतरम रट्टा खत्म करें। क्या कह रहे हैं उसामा हमजा साहब? आपको आवाज आ रही है मेरी? उसामा हमजा साहब, आप सुन रहे हैं हमें? उसामा हमजा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, तस्वीर तो आ रही है हमें लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। बहन जी 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 कुल सलाती व नुसकी व माहिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सुन रहा हूँ। जी 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 सर। सर आपकी जो डिस्टॉलेशन बहुत है, विल ट्राई टू कनेक्ट यू अगेन। एक क्विक कमर्शियल ब्रेक बिल्कुल ले रहे हैं जी नाज़रीन, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, मूविंग टुवर्ड्स जी मोहम्मद उसामा हमजा साहब। जी सर। मैं तो जी सर। मैं सबसे पहले तो ये मैं गुजारिश करूंगा, सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने ये कहा है कि मेरा 40 साल तजर्बा है जी। मैं ये गुजारिश करूंगा कि पता नहीं तजर्बे के साथ तो बंदे के अंदर मतानत आती है, संजीदगी आती है। ये हमारी पार्टी के लोगों को गधे कहते हैं और उसकी मिसालें देते हैं। खुदा का वास्ता, 3-3 दफा का मैंडेट, आज भी केपीके के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बहरामंद तंगी साहब, जाके देखना है तो लोगों के अंदर अपनी औकात देख लें, अपनी लीडरशिप। मरियम को कहें कि सड़कों पे के दिखाए, एरियाज बंद होते हैं। लिबर्टी जाता है, एक दिन पहले का लिबर्टी सील होता है, सारी लाइटें बंद होती हैं। वो फूड स्ट्रीट जाता है, फूड स्ट्रीट बंद कर देते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं। देखें, इतनी ना बढ़ाएं पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, बंदे कबा देख। मेरा लीडर अल्लाह का फजल से उसका जादू कौम के सर पे चढ़ चढ़ के बोल रहा है, पूरी कौम उसके साथ है। आप जिस छांव छतरी के नीचे बैठे हैं, ये चंद दिन की बात है, आपका क्रियाक्रम होने वाला है और इंशाल्लाह ये धूम धड़क्के से करेंगे। हम पाकिस्तान के लिए जान देने वाले हैं। फेडरेटिंग यूनिट्स पाकिस्तान के, आज जिस आइन को 73 के आइन को पीपल्स पार्टी बड़े फख्र से साथ कहती थी, वो क्रियाक्रम इन्होंने पीपल्स पार्टी ने नून के साथ मिलकर किया है। मैं इनको बता देता हूं कि ये मेरा भाई मिर्जा इख्तियार बेग, मेरा लॉजिस में मेरा पड़ोसी है। मेरा पड़ोसी, मैं इनसे पूछता हूं, भाईजान मिर्जा भाई, ये मोहसन नकवी, फैसल वाडा हमसे पूछ रहे थे, पीपल्स पार्टी के दोस्त, तो यार ये कहां से आ गए? ये पीपल्स पार्टी के साथ क्या तल्लक था इनका? बताइए ना, आप भी मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमें बताएं। जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पार्टी के सीनियर्स के साथ बात होती थी, ये 2-3 पीपल्स पार्टी के, हम भी जाहिर है एक ही जगह पे बैठते हैं, गुफ्तगू होती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, जो 26वीं तरमीम हो गई, आपने करवा ली, जिस तरह से खरीदो फरोख्त की, आइन का भुलिया बिगाड़ दिया, आपका जो क्रेडिट था वो तो खत्म हो गया। अब 27वीं, जी हम तो सोचते हैं ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं, लेकिन क्या करें, हमने पार्टी पोजीशन भी टो करनी है। बात ये है, अगर आज 78% शेयर पंजाब के पास ये आपका जो जा रहे हैं जी, अगर इंसाफ के साथ किया जाए, इंसाफ के साथ कौमें भी बनती हैं। अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान इंशाल्लाह रोज़े क़यामत तक कायम रहेगा। हम इसके लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। मेरा लीडर
पाकिस्तान के लिए जेलें काट रहा है, सोबतें काट रहा है। इमरान खान एक नजरिए का नाम है। मैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब से पूछता हूं, जब पानी के मसले पे सिंध वालों ने रास्ते बंद किए थे, तब आपने का क्या रवैया था? तब आपकी पार्टी ने क्या कहा था? और उसी वक्त इंडिया ने हमला किया था कि ये आपस में बटे हुए हैं। हमने तो फिर भी पूरी कौम के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, इंडिया को हमने हर महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी। आइंदा भी ऐसे ही होगा। लेकिन अवाम क्या चाहते हैं? अवाम चाहते हैं, केपीके वाले अपनी रॉयल्टी मांग रहे हैं, पानी की रॉयल्टी मांग रहे हैं, बिजली की रॉयल्टी मांग रहे हैं। उनके कई 100 अरब रुपए वफाक के पास वाजिबुल अदा हैं। जब उनका वजीर खजाना जब अपना केस लेके आता है, किसी ने नहीं सुना। ये देखें, ये माइट इज राइट वाला कानून अगर आप लाएंगे, माइट इज राइट के कानून के तहत आपको जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको पता है लाठी किसके पास है? देखें खुदारा, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आप इतना तबाह ना करें कि यहां पे कल को कोई चीज पनप ही ना सके। अदालतों का वजूद खत्म, आपके पास आपका सेहत का निजाम खत्म, आपके पास तालीम का निजाम खत्म। तीन ही तो चीजें हैं किसी स्टेट के पास। हर चीज आपने प्राइवेटाइज कर दी। अब बंदरगाहें प्राइवेटाइज, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज, आपकी मोटरवेज प्राइवेटाइज। पीआईए कितने की थी? जितने में इख्तियार आता है वो आपने उतने में पीआईए बेच दी। खुदा के लिए करें, लेकिन नॉट एट द रिस्क ऑफ द नेशन। ये हम ग्रोथ, ये कहते हैं जी तरक्की कर रहा है। सेनेटर बहरामंद तंगी साहेब, कभी देखें गरीब की कैसे दिहाड़ी गुजर रही है। मौजें तो आपकी लगी हैं, मौजें तो आपके लीडरों की लगी हैं। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो दिन आने वाला है, आपके जहाज तैयार हैं, आपने भागेंगे जिस तरह हुसैना वाजिद भागी थी। हमने इसी मुल्क में रहना है, हम पागल हैं, हमने इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना अल्लाह के फजल से। अगर चौकों में फांसियां लगेंगी तो हम जैसे पागलों के लिए लगेंगी। आप के दौर में देखें, बड़े बड़े मुसलमानों के उलमा फुजला उसके दरबार में बैठते थे। आज ऐसा ही आपको मसनद मिले हुए हैं, नून लीग को मसनद मिले हैं, पीपल्स पार्टी को मसनद मिले हैं। पीपल्स पार्टी जो अपने आप को वफाक की इलामत कहती थी, छोटी सी जगह पे मुकैयद हो गई है। खुदा के लिए सोचें, ये जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए अगर हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, इसके लिए आपको सीबीएम्स लेने पड़ेंगे। सीबीएम्स क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अगर आप लेंगे इंशाल्लाह मुज़ाकरात भी बनेंगे। आप तो एक बंदे से खौफज़दा हैं, वो बंदा कहता है कि मैं तो पाकिस्तान के लिए मेरे लिए मैटर नहीं करता ये जेल। मैं इंशाल्लाह बाहर निकल के, और जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने किया, मैं इंशाल्लाह पूरी कौम को एक तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। हम आइन और कानून का हया होगा। इस वक्त आइन और कानून कहाँ है? रिट, कानून की रिट किधर है? और अगर देखें पाकिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, ये बहरमंगी साहब ने भी फरमाया, मेरे भाई मिर्जा इख्तियार बेग ने भी यही कहा, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हम लगते हैं। अंग्रेज ने 1 लाख फौज भेजी थी यहाँ पे 115-20 साल पहले। उन्होंने पीटीआई और तालिबान ये तीनों एक पिच पे हैं। उन्होंने एक दौर को छोड़ा था, जिसको बता दो सब मार दिए हैं। फिर रूस आया, रूस के टुकड़े टुकड़े हुए इतनी बड़ी पावर के। उसके बाद अमेरिका आया 40 मुल्कों की फौज के साथ, $7 ट्रिलियन लगा के, 7,000 अरब लगा के, जूते खा के यहां से गया, जूते खा के गया। खुदा का वास्ता समझें, हमने अपने मुसलमान भाइयों से ये जंग नहीं लड़नी, लेकिन उनके साथ बाकायदा निगोशिएट करें, बैठें, डायलॉग करें। ये आप तो कहते हैं रिदा सेफी जी लॉलीपॉप दे रहे हैं कौम को, बोलने दें। लैपटॉप नहीं लॉलीपॉप दे रहे हैं। कौम आपके लॉलीपॉप को समझती है। बाहर निकल के सड़कों पे आए, देखें, बाजार में, मार्केट में जाएं, लोग आपके लीडरशिप का चेहरा नहीं देखना चाहते। मुझे फख्र है कि मैं इमरान खान का मैं सिपाही हूं। मैं ईमान के साथ, नजरिए के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह के फजल से आखिरी सांस तक इस चीज पे कायम हूं और कायम रहूंगा।
हमारी पार्टी का हर एक कारकुन ये लाखों और करोड़ों में हैं। सर, आप 4 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। आपने हमारे 182 एमएनएस को कर्टेल कर दिया, 17 सीटों वाली पार्टी को आपने इख्तियार दे दिया। देखें, ये मुनासिब नहीं है। हम तो कहते हैं इसके बावजूद जिनके पास ताकत है उनके साथ बात करें, लेकिन बात करने के भी ज़वाबत होते हैं। हमारी लीडरशिप है, महमूद खान नचकज़ई है, अल्लामा नासिर बेग साहब हैं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं। बात करें, बैठे, रास्ता निकलेगा। मैं आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ मैं, अब मुज़ाकरात वाली बात पे आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ उसामा हमजा साहब, मैं आ रही हूँ अब मैं दूसरे मामले पे आ रही हूँ, मुज़ाकरात पे। मैं जरा इख्तियार बेग साहब की तरफ भी जाऊंगी। इख्तियार भाई, अब आ जाते हैं उस मामले पे जो इशू चल रहा है। देखें, मुज़ाकरात की तरफ हमने पहले तो बात की ना अवामी इशू की, अब उस पर आप लोगों ने जो जवाब दिया वो आपकी जो है वो सवाबदीद है, लेकिन मुझे मेरा जो जवाब है वो नहीं मिल सका उस तरह से जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम अभी भी फाइट कर रहे हैं इस बात के लिए कि जी चाहे एनएफसी हो या कोई भी हो, तमाम सूबों को उनका ड्यू शेयर, उनका राइट, जस्टिफाइड शेयर, एक इंसाफ के, क्योंकि कहते हैं ना जी कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता, ना इंसाफी का नहीं चल सकता। तो आप लोगों के साथ जुल्म नहीं कर सकते उस तरह से फाइनेंशियल कैपेसिटी में भी, क्योंकि अगर फाइनेंशियली भी आप उनको उनका हक नहीं देंगे तो फिर ये जंग कहीं और चली जाएगी। लेकिन हम पॉलिटिकल मामलात पर आ जाते हैं। अब पॉलिटिकल मामले में हम देखते हैं कि जी एक सीएम जाते हैं पंजाब के अंदर और उसके बाद वहां जो धुआंधार किस्साराइयां और सारा सब कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। फिर उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी इशारा करके कि ये जंगली हैं, गटर ज़हनियत रखते हैं, पख्तूनों का, ये किस किस्म की ज़बान है जो कि हुकूमत का काम है गार्जियन ऑफ द हाउस, जिस तरह सरबरा होता है घर का। इख्तियार बेग साहब, आप इस जबान को कैसे देखते हैं? और इससे पहले जब आप लोगों का भी पंडोरा बॉक्स कहूंगी मैं खुल गया था नून लीग के साथ, पंजाब की हुकूमत के साथ, तो क्या पंजाब की तरफ अगर कोई भी जाएगा किसी भी हवाले से तो क्या ये फिर इसी तरह से ट्रीट करना क्या ठीक है? क्या ये तासुब सही जा रहा है? क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? माजी में भी देख चुके हैं कि एथनिसिटी या लसानियत की बुनियाद पे हमने बड़ा नुकसान बेयर किया, बड़े, क्या ये हम मुतहम्मिल हो सकते हैं सर? देखिए, मैंने पहले भी अपने सेगमेंट में ये बतलाया था कि मैं बिल्कुल इससे इख्तिलाफ करता हूं, और ये इस वक्त जब आप मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं या मुज़ाकरात की तरफ इंटेंशन है, इस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ऐसे अल्फाज अलकाब ना इस्तेमाल किए जाएं जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है उसमें अच्छे नहीं समझे जाते। मैं समझता हूँ उज़मा बुखारी साहबा ने ये जो भी अल्फाज जानवर के और दूसरे इस्तेमाल करे हैं, मैं उन्हें ये अल्फाज वापस लेने चाहिए और हमें एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रख के आगे लेके चलना होगा, स्पेशली उस वक्त जब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मेरे भाई का, मैंने उसको ये एक जवाब देना था जिसके लिए मैंने आपसे बीच में भी इंटरप्ट किया था कि हर मुल्क का एक नेशनल एक्शन प्लान होता है, हर मुल्क की एक हिकमत अमली होती है दहशतगर्दी से जंग में निमटने के लिए। पूरे मुल्क में 3 सूबों ने नेशनल एक्शन प्लान की तायीद की है और उस पर अमल दरामद हो रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं वो सूबे। एक सूबा कहता है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो हम उस पर अमल दरामद नहीं, हम तो कहते हैं उनसे बातचीत करें, उनको यहाँ बसाएं, उनको सेटल करें, उनको साथ अच्छा माहौल रखें क्योंकि वो इतने बुरे नहीं हैं। जबकि आपने देख लिया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वबा है और हर रोज हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, ये वो तमाम अफगानिस्तान की जमीन ही तालिबान यूज कर रहे हैं, टीटीपी, और पाकिस्तान उसका जो है टारगेट है। तो मैं समझता हूँ उन्हें भी ये केपीके वालों को रवैया अपना सोचना होगा कि जब 3 सूबे एक हिकमत अमली पे अमल कर रहे हैं और नेशनल एक्शन प्लान को वो मानते हैं तो आपको भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मानना होगा। एक और चीज जो वहां पे कही, पीआईए को औने पौने दे दिया, होटल दे रहे हैं, रेस्टोरेंट दे रहे हैं और एयरपोर्ट्स दे रहे हैं। देखिए, हुकूमत ने जहां जहां बिजनेस किए हैं वहां फेल हुई है, वहां माली नुकसान हुए हैं। 1000 अरब रुपए का सालाना नुकसान है, उसमें पीआईए, रेलवे, बाबडा, स्टील मिल सर फहरिस्त हैं। फिर एसओईज, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, हुकूमती वो इदारे,
डिस्को जिसमें शामिल है, वो जो नुकसान कर रहे हैं, वो आप ब्लीडिंग हो रही है, नहीं अफोर्ड कर सकते। लिहाजा हम चाहते हैं कि जिनका काम बिजनेस करना उनको दें, आप सिर्फ फैसिलिटेट करें जैसे पूरी दुनिया करती है। आप नहीं चला सकते होटल न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, पेरिस में। तो ये पीआईए की एक अच्छी निष्कारी हुई है, अल्लाह ताला ने ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको इस अमल को पूरा किया है। जो लोग 135 अरब रुपए डाल रहे हैं, वो इससे नए फ्लीट लाएंगे, स्पेयर पार्ट्स लाएंगे, वो पीआई की रिवैम्प करेंगे, और वो कौमी इदारा हमारा पीआईए जो एक शान थी, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद था, उसकी इंशाल्लाह आप देखेंगे शान बहाल हो। कोई पीआईए का न नाम चेंज हो रहा है, न ट्रेडमार्क, न उसका लोगो चेंज हो रहा है, न स्टाफ निकाला जा रहा है। 1 साल के लिए तो गारंटी उन्होंने दी है कि किसी स्टाफ को छेड़ा ना जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, गोल्डन हैंडशेक का है, कॉमन पूल वगैरह। तो आप मुस्बत चीज़ों को भी देखें, और ये देखें कि ये 2025 में ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। हमने IMF ने जो प्रोग्राम में हमारी रिपोर्टें दी, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है, इन हालात में भी मैं समझता हूँ काबिल सताइश है। फिर इंडिया के साथ जो हमने माजराई में एक नाम कमाया है, इस खत्ते की चौधराहट जो वो लेना चाहता था, उसको मुंह की खानी पड़ी। फैसला हो गया कि इधर की टेक्नोलॉजी कौन सी अफजल है और कौन सी फौज बहादुर है, और बहादुर लोगों के साथ लोग हाथ मिलाना चाहते हैं। यही पाकिस्तान से, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका को देख लें, ईरान को देख लें, तुर्की को देख लें, सऊदीया को देख लें, अजरबैजान को देख लें, ये पहले कभी नहीं था। आपने अपनी एक बहादुरी से आपने अपना एक नाम पैदा करा। डोनाल्ड ट्रंप के हर दूसरे जुमले में यही होता है कि हमने जंग को रुकवाया है, नहीं तो ये एटमी जंग की तरफ जा सकते थे। तो आपने एक खत्ते में एक नया मुकाम हासिल किया है, एक आपकी एक नई पोजीशन दी गई है, आप उसको बढ़ाएं, आप सियासी इस्तेकाम पैदा करें, सियासी इंतशार को ख़त्म करें। जब आप मुज़ाकरात के लिए तरफ जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे, टेबल पे बात करें, एक दूसरे को गंदे अल्फाज से ज़ेब नहीं देता, ना हमारा माशरा, ना हमारी सोसाइटी, और ना हालात, क्योंकि इन हालात में हमने एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। और ऐवानों को यूज़ करें, स्टैब्लिशमेंट के बजाय ऐवान में ही आपको कुछ मिल सकता है। सियासी जमातों को इस्तेमाल करें, उन्हीं के पास जेब में होता है, वो कुछ दे सकें, ले सकें। आप लोगों ने अभी बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, आपकी अददी हैसियत भी कम हुई, आपकी ताकत भी वो नहीं रही, लेकिन एहतजाज का आपको बिल्कुल हक है। लेकिन आप जब मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं तो उसको थोड़े अरसे के लिए छोड़ दें। 8 फरवरी को आपने एहतजाज की कॉल कर ली, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर बरादरी को आप कहते हैं कि हमारे पास ज्वाइन करें आप हमें शटर डाउन के लिए। ये इसके माने तो नीयत सही नहीं है, न आपकी नीयत सही है कि मुज़ाकरात में आप दिलचस्पी रखते हैं, मसले कॉल करना चाहते हैं, और ये जब नीयत ही सही नहीं है मुज़ाकरात करने के बारे में, और इन हल एक अच्छा माहौल भी नहीं आप बना के चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसमें क्या मुज़ाकरात होंगे? वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, या एहतजाज कर रहे हैं, शटर डाउन की बात कर रहे हैं, उसमें मुज़ाकरात का है। तो खुदा ना एक बार आप तय कर लें आप क्या चाहते हैं। आप एग्रेसिव एहतजाज करना चाहते हैं, गो अहेड, इतने कर लिए और 2, 4, 5 कर ले अगर कुछ मिल जाए, नहीं तो हिकमत अमली बदले, और वो हिकमत अमली अपनाएं जो पूरी दुनिया अपनाती है, टेबल पे बैठ के बातचीत करने की दो और लोग से, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है सियासी इस्तेकाम जरूरी है, 2 लोग टेबल पर आए। सेंटर बैरमन तंगी साहब वेरी क्विकली सर, ये जबानें जो इस्तेमाल हुई, क्या मतलब पहले पीपल्स पार्टी जब जा रही थी उधर तो भी यही था, पीके आई तो ये हुआ, ये मतलब टॉलरेंस क्यों नहीं है? लोग पूछते हैं कि नून लीग की हुकूमत आती है, बहुत अच्छी बात है, काम होते हैं, चीज़ होती है, लेकिन टॉलरेंस आपने भी दिखाना है ना, और जो हुकूमत में होता है वो बड़ा होता है, उसको बड़ेपन का मुजाहरा करना होता है। जी सर।
देखिए रिजा, जब खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर को तब्दील किया तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को कॉल की और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सो मेनी टाइम मुज़ाकरात की बात की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। लेकिन जब आप सीरियस ना हो, जब आपका किरदार एक जमात का ना हो, जब आपका किरदार एक सियासी जमात की तरह ना हो, जब आपका चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार एक वज़ीर आला का ना हो, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच अवाम की खिदमत है, आपकी सोच पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरियत की है, आपकी सोच खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे की है, तो फिर आप तो डायलॉग्स भी करेंगे और आपके अंदर मत्ते की बुर्दबारी भी आएगी और आपके अंदर मुज़ाकरात की ताकत भी आएगी। जब आपकी सोच ये नहीं है तो आप मुज़ाकरात के ऊपर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब इनका मुजरिम कैदी 804 सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था तो उसी वक्त पार्लियामान के अंदर इसने अपोजिशन लीडर को उनका स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं था, उनके साथ हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं था, वो किसी कमेटी की मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था। जब वो अपोजिशन में आ गई तो फिर अपोजिशन में बैठकर उसका अपोजिशन का किरदार अपोजिशन का नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में, जमहूरी निज़ाम में अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के दो पहिए होते हैं। लेकिन जब आप सीरियस हो, जब आप एक सियासी जमात हो, मैं समझता हूं कि आज इंडिया, आज तालिबान रिजीम और आज पीटीआई एक पिच पे हैं। मेरे भाई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानी देंगे। आप ये मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में आपका जो फेक सोशल मीडिया की टीम है, आपकी जो पीटीआई की सोशल मीडिया की टैग टीम है, उसने मेरे पाक फौज के खिलाफ, उसने मेरे पाक फौज के शहदा के खिलाफ, उसने मेरी सिक्योरिटी के खिलाफ, उसने मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किरदार शुरू किया है आज से 2 साल मुसलसल। ये मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान, ये ओनरशिप है, ये पाकिस्तानियत की सोच है। पाकिस्तानी की सोच ये है कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वक़ार के नजर से देखते हैं। आज आपको चाहिए कि पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान की मजबूती की बात करे, पार्लियामान की मजबूती की बात करे, बेशक अपने लीडर के रिहाई के लिए काम करे, ये आपका हक बनता है। लेकिन वो आईन और दस्तूर के दायरे में, क्या जरदारी साहब जेल में थे तो पीपल्स पार्टी ने अदियाला के ताले तोड़ने की बात की थी? क्या जब मेरा लीडर, मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पूरी फैमिली जब जेल में थे तो हमने कभी ये कहा था कि हम अदियाला जेल के ताले तोड़ेंगे? पाकिस्तान की अदालतों का सामना करके वो बाइज्जत रिहा हो चुके जरदारी साहब, फिर भी आपका मुजरिम आपका ठीक हो गया है। उसामा हमजा साहब, वेरी क्विकली सर, क्या जबान दोनों तरफ से इस तरह इस्तेमाल करना सही है? अगर एक तरफ से हो गई थी तो शफी जान थोड़ा सा आप मुजाहिरा कर लेते, वही सर। देखें बहन, बात ये है, एक सख्त बात को आप नरम लहजे में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये हुकूमत के तर्जुमान है, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर पड़ती है ना। ये अजमा साहबा जो इधर पंजाब में बैठी हैं, ये जिस तरह की जुबान बोलती हैं, ये किसी इनको सेब देती है कि गवर्नमेंट का तर्जुमान हो। इसी तरह से अभी चंद लम्हे पहले सेनेटर तंगी साहब जो जुबान बोल रहे थे, अफसोस का मुकाम है। मैं तो नौमोज, मैंने तो इन बड़ों से सीख काफी इसका 1962 के बाद जो मुसल्लत रहे सियासत में, नवाज शरीफ को भी उन्होंने समझाते रहे खुदा के लिए ये ना करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम जब इख्तिदार होते हैं हम सारी वैल्यूज भूल जाते हैं। आप मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की 5 देखें 16 दिसंबर पे क्या उन्होंने कहा था। ये लीगल मूवमेंट जो 2008 में हमारे जस्टिस मूवमेंट चली थी, उसके अंदर क्या था और किस तरह से इन्होंने टर्म्स लिए, या क्या इस पर रूट ऑफ लॉ है? यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस इज्तिमाई पिटीशनें कर रहे हैं कि किसी को तो कोई तफज नहीं, आम आदमी तफज के लिए परेशान है। जजेस का जब देखेंगे तो आम आदमी कहां से लेगा? ठीक हो गया, आम आदमी कहां से लेगा? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा हमजा साहब आपका, सेनेटर बहरमन तंगी साहब आपका, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका। नाजरीन, साल का आज आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन हफ्ते का नहीं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन इस दुआ के साथ कि आपका आने वाला नया साल जो है वो बहुत सारी खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए आपके लिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।